सबका फिर से स्वागत है मुकेश मेहता पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपना नाम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में ऐसा बनाया है कि आज पूरे गुजरात भर में उनका नाम गूंजता है। और ये फाउंडर है दलपत एकेडमी के। तो वेलकम मिस्टर दलपत सुतार जी। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आपका और आपके ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे ऑडियंस और मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सो दलपत सर, आज आपका नाम पूरे गुजरात भर में इंडियन एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है। यस, लेकिन इस चीज की शुरुआत कैसे हुई और वो पहला मोमेंट क्या था? इसमें ऐसा है भाई कि बचपन से मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक था। जी। जब भी कंप्यूटर देखता था बस उसको सीखने में लग जाता था। जब भी कोई नया सब आइकन देख लिया कंप्यूटर में, नया सॉफ्टवेयर देख लिया, तो बस उसको एक्सप्लोर करने लग जाता कि इसमें है क्या, ये काम कैसे करता है। फिर धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर की बेसिक्स तो सीख ली। फिर मैंने एक दिन हैकिंग और वायरस के बारे में सुना और उसको इन डेप्थ समझा। तब मुझे लगा कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। उस टाइम मुझे समझ में आया कि हैकर्स लोगों के अकाउंट्स, पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा सकते हैं। तो ये कितना बड़ा रिस्क है। जी। तब मैंने सोचा इसको सिर्फ सीखना ही नहीं, इसको इन डेप्थ समझना है और इसके बारे में लोगों को अवेयर भी करना है। जी, बहुत अच्छी सोच थी आपकी। मतलब टेक्नोलॉजी पहले आपका सिर्फ एक इंटरेस्ट था, यस, पर अब ये पूरा आपका एक मिशन बन चुका है। एक तरह से आप ये कह सकते हो। लेकिन क्योंकि जब मैंने लोगों को देखा कि वो वायरस से परेशान हो रहे हैं, हैकिंग का शिकार हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि आगे अब करे क्या, तब मुझे लगा कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सीखना चाहिए। जी। फिर वहां से मेरी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। आपकी बिगिनिंग तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर लोगों का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि आप हैकिंग सीख रहे हो? और इतना ही नहीं, अगर आप आगे जाके लोगों को भी सिखाओगे। भाई पहले तो लोग सुनते थे कि हैकिंग ये तो इलीगल है, ये सब छोड़ो और कुछ अच्छा काम करो। पर हैक्ड अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद की, तब लोगों का नजरिया बदलने लगा इसमें। फिर मुझे समझ में आया नॉलेज का सही यूज करके दुनिया बदली जा सकती बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारे पास किसी चीज का नॉलेज है है। यस, तो लोगों को यकीन दिलाने में और अपने आप को साबित करने में बहुत इजी होता है। सो आज आप एक एथिकल हैकर एंड एजुकेटर हो। सो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट भाई मेरी फैमिली को जाता है। ओके। जब दुनिया डाउट कर रही थी तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे हिम्मत दी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे परिवार के का साथ हो हमारे साथ, तो हम बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं भी हो सकता है ना, वो भी हम कर अचीव जाते कर हैं। सकते हैं। और दूसरा क्रेडिट मेरे सीखने की भूख को जाता है, क्योंकि मैंने हर एक छोटी चीज से सीखा है, इंटरनेट के फ्री रिसोर्सेज को यूज किया है और बिना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के मैं एथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट बना। ओके। सो नॉलेज तो आपको अच्छी है ही, यस, पर आपकी स्टडी का सफर कैसा रहा? क्या आपको हैकिंग का क्यूरियोसिटी स्कूल से ही था? वैसे तो मैंने 10th तक ही पढ़ाई की है। ओके। 11 मैंने स्टार्ट किया था कॉमर्स में, ओके। फर्स्ट एग्जाम भी दी। लेकिन फिर वैकेशन हो गया और मैं पापा के साथ काम पे लग गया। मैं सुथार हूँ इसलिए फर्नीचर का काम तो हमारे डीएनए में होता है। ओके। तो पापा के साथ काम पे लग गया, ठीक है। वैकेशन खत्म हुआ, फिर स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने पापा को बोला कि पापा अभी स्कूल नहीं जाना, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तेरे को ये अच्छा लग रहा तो तू ये कर, ठीक है। मैंने काम स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना सही था। तो और जैसे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में तो मैं घुस चुका था। ओके। उसका तो मैं सेल्फ स्टडी कर ही रहा था। उसका आप हाँ, साथ में डीप कर रहा नॉलेज ले था। रहे थे। यस, मतलब मैं काम कर रहा हूँ फर्नीचर का, लेकिन साथ में वो पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ओके। फिर मुझे लगा कि अभी मेरे को 12th कर लेना चाहिए। 12th किया और वो फर्स्ट रिजल्ट था कि जिसको मैंने बिना चीटिंग के पास किया है। ओके, बहुत अच्छी बात। यस, फिर मैं मुंबई गया और एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को इन डेप्थ सीखने का ट्राई किया और मुझे वहां से बहुत अच्छी नॉलेज मिली। ओके। और वहां पे मतलब ये सब चीजों में मैंने एक्सपर्टी करके फिर वहां वापस मैं आ गया गुजरात। ओके। और मैंने एथिकल हैकिंग अवेयरनेस के सेमिनार स्टार्ट किए, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर अपनी एकेडमी स्टार्ट की मैंने। ओके। ओके, यानी कि आपने पहले खूब अच्छे से तो पहले आपने खुद ही डेप्थ में नॉलेज लिया था, मुंबई से। फिर लेकिन आपने फ्री सेमिनार भी किए। यस, लेकिन मुंबई जाके मुझे इसको एक नया शेप मिला इसमें। ओके। मतलब इन डेप्थ मुझे ये चीजें समझ में नहीं। जो आपकी क्यूरियोसिटी थी, जो आपका एक हॉबी था, उसको यस, आपने पैशन में कन्वर्ट पैशन किया। में कन्वर्ट किया वहां पे। उसको आपने एक जरिया बना लिया लोगों को अवेयर करने का। यस,
तो इस सब में आपका करियर का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? जब मैं मुंबई से वापस आया था ना, मेरे अपने गांव धानेरा गुजरात में, तब मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी। ओके। ठीक है। फिर लाइब्रेरी बनाई, फिर एक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्टूडियो सेटअप किया, और मैंने एक रिसर्च कर एक बुक लिखी है, ओके ओके। हैक द हैकर्स। वो एथिकल हैकिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो गुजरात में हो रहे हैं, उनके रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ओके। और वो बुक मैंने गुजराती में लिखी, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश में मतलब समझना सबके लिए इजी नहीं होगा। सो आपने कहा कि आपने कई सेमिनार भी किए। यस। सो क्या आपको स्टेज फियर था? स्टेज फियर बहुत था भाई, अच्छा। क्योंकि मैंने कभी स्कूल में भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जब मुझे फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने मतलब इनवाइट किया मुझे सेमिनार के लिए, तो मैंने मेरा फर्स्ट सेमिनार तो ऑलमोस्ट ब्लैक आउट था। मैं रट के गया था अपना इंट्रो इंट्रो Okay. बोला मैंने, फिर सब कुछ ब्लैंक, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ऐसे फ्लो आने लगा। तो अभी मैंने 20,000 प्लस बच्चों को सेमिनार में एथिकल हैकिंग सिखाया है। ओके। 300 प्लस टीचर्स, और मैंने अभी तक 35 प्लस सेमिनार्स कंडक्ट किए। ओके। तो एक गांव से अहमदाबाद जैसे सिटी में शिफ्ट होने का डिसीजन आपने कैसे लिया? अब मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैंने बहुत सारे लॉसेस किए, मेंटली भी डिस्टर्ब था। ओके। तो फिर मैंने दलपस एकेडमी को बंद कर दिया ओके। और अहमदाबाद आ गया। यहाँ पे आकर मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी। हम्म। थोड़े टाइम मैंने जॉब की, फिर मुझे लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा रास्ता ही नहीं। तो मैंने जी। जॉब छोड़ दी और ओके। वापस से अपनी दलपस एकेडमी स्टार्ट करी, और अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी और भी प्रोजेक्ट्स और और नई बुक्स लिखने का प्लान है। ओके। सो अगर आप एक लाइन में अपने सफर को बताना चाहो तो आप क्या बताओगे? यही बताना चाहूंगा भाई कि अगर दिल से तुम कुछ चाहो और बिना रुके उसे सीखते जाओ, तो दुनिया भी तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल सही। सो जस्ट फॉर फन हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। ओके। एथिकल हैकर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? लोगों की लापरवाही और वीक पासवर्ड्स। सबसे बड़ा हैकिंग टेक्निक क्या है? ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग, लोग खुद ही अपना डेटा दे देते हैं क्या आपने कभी हैकिंग की है? इसमें। एथिकल हैकिंग ऑफ कोर्स। एथिकल हैकिंग यस। चीज जो लोगों को गलत लगता है हैकिंग के बारे में? हैकिंग मतलब इलीगल काम, लेकिन एथिकल हैकर दुनिया को सिक्योर बनाते हैं। सो अगर आपको 10 करोड़ का ऑफर आए हैकिंग के लिए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? लीगल और एथिकल हो तो यस, वरना फिर नो। ओके। सबसे यूजलेस सिक्योरिटी मेजर जो लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? पासवर्ड्स, जैसे दलपत @123, और ये रख के लोग समझते हैं ये सिक्योर है। ओह दैट मीन्स आप कहना चाहते हैं कि अपने नाम के साथ 1 2 3 लगा के वो सिक्योर फील करते हैं। यस। सो आपकी हैकिंग स्टाइल यस। किस फिक्शनल कैरेक्टर के साथ मैच होती है? इसको आप बोल सकते हैं जैसे मनी हाइस्ट का प्रोफेसर, ओह लेकिन प्रोफेसर। सिर्फ एथिकल है, एथिकल काम। ओके। सो एक हैकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? उसका शार्प माइंड, जो किसी भी सिस्टम को समझ सकता है। जी। सो एक एथिकल हैकर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो हैकर जो हैकिंग का मिसयूज करता है। कोई एक चीज जो आप दुनिया में चेंज करना चाहोगे? ऑल्सो हैकिंग और साइबर क्राइम का एंड। सो क्या दलपत सुतार आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? 100% करूंगा, जब फर्स्ट मौका मिला उसमें एंटर हो जाऊंगा। सो कुछ मिथ और रियलिटी हम इनसे क्लियर करेंगे और जानेंगे कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। हैकर्स मतलब सिर्फ क्रिमिनल होते हैं? ये मिथ है। रियलिटी है, एथिकल हैकर दुनिया को सिक्योर रखने का काम करता ओके। फोन में पासवर्ड लगाने से वो फुल्ली सेफ हो जाता है? है। ये मिथ है। रियलिटी ये है, अगर फोन में पासवर्ड वीक है या लीक्ड हो गया तो फिर सेफ नहीं है। इनकॉग्निटो मोड में हम कुछ भी कर ले वो कोई नहीं देख सकता? ये मिथ है। रियलिटी ये है कि इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ लोकल हिस्ट्री सेव नहीं होती, लेकिन आईएसपी और वेबसाइट वो सब देख सकते हैं। ओके। जो लोग फेमस नहीं है या कम फेमस है उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कौन हैक करेगा? ये मिथ है। अच्छा। रियलिटी ये है कि भाई हैक होने के लिए फेमस होने की जरूरत नहीं। हैकर्स रैंडम टारगेट ही लेते हैं। ओके, जो इजी होता है उनके लिए। टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इज हैक प्रूफ? ये भी मिथ है। रियलिटी ये है, फिशिंग या स्विम सेपिंग की मदद से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बाईपास किया जा सकता है।
ओके, मतलब जो हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं वो भी हैक हो सकता है। यस, वाईफाई में पासवर्ड लगा है तो क्या ये सेफ है? ये भी मिथ है। रियलिटी ये है कि पब्लिक वाईफाई से हैकर इजीली डेटा स्निप कर सकते हैं सर। ओके, कई लोग ओवर स्मार्ट होते हैं और ऐसा खुद को बताते हैं कि वो कभी हैक नहीं हो सकते। ये भी मिथ है। रियलिटी ये है कि साइबर क्रिमिनल्स बहुत इस चीज में माहिर है। वो नए नए तरीके ढूंढते रहते, तो वो आज नहीं तो कल भी उनको विक्टिम बना ही लेंगे अगर अवेयर नहीं है तो। वो कभी ना कभी टारगेट बन सकते हैं। यस, हैकिंग सिर्फ कोडिंग से हो सकती है? ये भी मिथ है। हाँ रियलिटी ये है कि 90% हैकिंग जी। लोगों की गलतियों का फायदा उठा के की जाती है, ना कि कोडिंग से। ओके, यानी कि लोग समझते हैं कि हम हैक हो चुके हैं तो किसी ने अच्छा कोडिंग किया होगा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उनकी गलती, उनकी कहीं ना गलती कहीं की उनकी वजह से। गलती होती है। एक बहुत फनी मिथ है मेरे पास, पर आप मुझे बताओ ये मिथ है या रियलिटी? ओके। लोगों को हैकर सुन के ही लगता है कि वो बंदा ब्लैक हुडी डाल के एक डार्क रूम में बैठ के अपने गेमिंग जैसा पीसी पे कोडिंग कर रहा होता है। ये भी मिथ ही है। रियलिटी मतलब हैकर मेरे जैसा सिंपल इंसान भी हो सकता सिंपल भी हो सकता है, पर आपने भी ब्लैक पहना है। है। ये भी राइट है। सो आपकी अभी तक की जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आपकी फैमिली यानी कि आपके मम्मी पापा थे, जी। तो उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? भाई इसमें ऐसा है ना, जो मेरे पापा हैं उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं है। अच्छा। हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ही किया है मुझे। मैंने कुछ भी उनसे उनसे पूछा होगा तो यही बोला कि करो बेटा, आगे बढ़ो। मैंने उन्होंने उनको बोला था कि जैसे मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने बोला कि पापा अभी पढ़ना नहीं है, मुझे काम करना है, तो बोला काम करो। फिर मैंने बोला कि मुझे वापस पढ़ना है, तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ो। फिर मैंने बोला पापा मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे मुंबई जाना है। तो फिर बेटा जाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आप जिंदगी में बहुत मतलब तरक्की करो। फिर मैं वापस घर आया, मैंने बोला पापा मुझे एकेडमी बनानी है। तो पापा के घर मतलब इन शॉर्ट में बताऊं कि आज तक मुझे मेरे पापा ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जो भी आपने सोचा उनके लिए उन्होंने हाँ किया। मुझ पे विश्वास किया और उन्होंने कहा कि बेटा आगे बढ़ो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वही करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सपोर्ट अगर सबको मिले तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर ही लेंगे। भाई उन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे दिल में भी कुछ ऐसा था मैं जो उनके लिए करना चाहता था, लेकिन मैं वो अभी तक नहीं कर पाया। लेकिन पापा, मैं जल्दी वो चीज़ करके दिखाऊंगा और सबसे पहले आकर आपको हक करूंगा और आपको बोलूंगा कि लो पापा ये मैंने कर दिखाया, तब आपको भी मुझ पे प्राउड होगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि 90% लोग जी। पापा को अफेक्शन प्यार दिखाने से कतराते हैं, और पापा लोग होते वो अपने बच्चों को अपने बेटों को वो प्यार नहीं दिखा पाते। वो बेल्टों से तो मारते हैं पर उनका हक करने का भी मन करता है जब उनका बेटा कुछ अच्छा करता है, पर वो कर नहीं पाते। तो एक्चुअली ये चीज होनी चाहिए इंडिया में कि बच्चे अपने पापा के साथ प्यार दिखाए, उनके दिल में जो चीज आ रही है, जो फीलिंग्स है वो शो करे, जैसे वो मम्मी के लिए करते हैं। और पापा लोगों से ये मैसेज कि अपने बच्चों को गलत गलत पे अगर आप डांट सकते हो तो सही पे उसको सराहो, सही पे उसको गले लगाओ। आपकी आप बीती सुन के सभी का दिल भर आएगा। आपके पापा तो काफी सपोर्टर थे ही, क्या आपकी मम्मी भी ऐसे ही आपको सपोर्ट करती थी? मेरी मम्मी वो भाई भगवान है जी मेरे लिए। तो एक रियल इंसिडेंट बताओ, अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने गांव गया था अपने मम्मी पापा के पास। तभी मैं रास्ते में गाड़ी में जा रहा था और मुझे अचानक से मैं सोचने लगा अपना पास्ट। तो सभी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की, गलतियां की, और मेरी आंखों में से पानी निकल आया और मैं रो रहा हूँ। और रात के शायद मैं 11-12 बजे घर पहुंचा होगा। तो फिर मैं सो गया वहां पे घर जाके। और मॉर्निंग में मेरी ऑफिस गया और दोपहर को जब मेरे घर पे खाने के लिए आया ना, तब मेरी मम्मी बोल रही है कि बेटा रात को मैंने सपना देखा कि तू परेशान लग रहा है, तू रो रहा है, तू ऐसा कर, तू यहाँ गाँव ही आ जा, मेरे पास गाँव ही शिफ्ट हो जा हमारे साथ। हमारे साथ गाँव ही शिफ्ट हो जा। तो मैं अंदर से शॉक हो गया, यार ये क्या, उनको कैसे पता चला? मम्मी को कैसे पता चला कि मैं ये सब सोच रहा था और मैं रो रहा था? हाँ, और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हाँ, फिर मैंने कैसे भी करके बात चेंज कर दी, उसको टाल दिया। वो कहते हैं ना कि मम्मी हमसे दूर है पर हमसे कभी दूर नहीं होती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है। तो उनको सब पता होता है, हमारी झूठ, हमारा सच, हमारा कल, हमारा आज। महसूस कर लेती है, पता नहीं कैसे, लेकिन उनको सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे।
मम्मी पापा ने तो आपको अच्छे से सपोर्ट किया ही। जी। क्या मम्मी पापा के अलावा कोई और था जो आपको सपोर्ट करता है ना मेरे को, जी। है ना मेरा छोटा भाई छोटा भाई अर्जुन। वो मतलब मेरे से छोटा है ओके लेकिन दिल से बहुत ही बड़ा है। मेरी सभी बातों में मतलब मेरी सभी चीजों में मेरा साथ देता है, सभी चीजें समझता है। मतलब भाई का प्यार ही अलग होता है, सच बिल्कुल में। बिल्कुल। तो काफी समझदार भी है। काफी समझदार है। सो आपका मैंने बुक पढ़ा है हैक द हैकर्स, जी। और मेरा और आपके फैंस का सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि उस बुक में जो मेंशन है परी, वो परी कौन है? भाई एक राज है और राज ही रहना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके किसी के साथ भी कंपैरिजन ना हो सके, जी जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, वो है परी। ओके। आपके बातों से पता चल रहा है कि ये आपके दिल के बहुत करीब है। जी। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है कि मान लो कि कभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी किडनी खराब है, तो वो बिना कुछ सोचे बाजू के बेड में आके लेट जाएगी और डॉक्टर से बोलेगी कि भाई मेरी किडनी मेरी किडनी निकाल दो। अगर डॉक्टर बोलता है कि भाई इसकी दोनों ही किडनी खराब है, तो बिना कुछ सोचे बोलेगी कि भाई मेरी दोनों ही निकाल दो। बिना हिचकिचाए वो दोनों किडनी दे। दोनों मतलब मेरे लिए सब कुछ करने के लिए जो इंसान रेडी है वो है किसी भी कंडीशन में। तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, भाई इतना प्यार इतना सपोर्ट इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जितना परी का। यस। सो दलपत जी, आप सिर्फ एक एथिकल हैकर ही नहीं, एक अच्छे स्टोरी टेलर भी हो। जी योर स्टोरी इज सच अ इंस्पिरेशन। जी थैंक यू। आज तक आपने इतने लॉसेस देखे, इतने पैसे आपने गंवाए, जी। पर आपने हार नहीं माना। इसका रीजन क्या है? मेरा सपोर्ट सिस्टम। हाँ भाई, एक इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक उसके साथ एक सच्चा सपोर्ट सिस्टम हो। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं, कि जब तक आपके अपने आपके साथ है तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। जी बहुत अच्छी बात कही है आपने। जी। जब तक हमारे पास हमारे फैमिली का या हमारा दोस्त है या कोई भी रिलेटिव है, हाँ वो हमें अगर सपोर्ट कर रहा है, हाँ। तो हमारा इंस्पिरेशन बना रहता है और हम उस चीज़ में अपना 100% देते हैं। सो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जी। इंटरेस्टिंग चीज़ और फैक्ट्स जानने को मिले। एंड आई थिंक ये हमें भी हेल्प करेगा और हमारे व्यूवर को भी ये कभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करेगी। राइट। सो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं नहीं भाई रुको। जी कुछ लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है जो मैं अपने हर सेमिनार में बोलता हूँ। ओके। ठीक है। सो आप यही लाइन यहाँ दोहराना चाहते हैं? यस। जी बिल्कुल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उड़ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय। मुकेश मेहता पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। So keep supporting guys.